आज की विश्व मातृभाषा अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के 25वां सालगिरह को मैं आज धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। मुझे यहाँ जो मातृभाषा में भाषाई विविधता के ऊपर और बहुभाषिक शिक्षा के ऊपर ये दो चीज़ कहने के लिए मैंने इन्हें सोचा है। मैंने पीपीटी भी बनाया है और उसके साथ मैंने पेपर भी लिखा है और अपना ओरली कहने के लिए भी मैं समर्थ हूँ, लेकिन मुझे ओरली कहना शायद अच्छा रहेगा क्योंकि एक डाइवर्स ग्रुप है। प्रोफेसर संध्या मैडम भी मेरे को कहे, इसलिए मैं ओरली ही आपके सामने रखूँगा और इसलिए मुझे अनुमति दिया जाए। और दूसरी बात है, मेरा हिंदी बहुत अच्छा है क्योंकि मैं उड़ीसा का हूँ, इसलिए आप लोग कभी मेरे हिंदी का ग्रामर मत देखना, भाव को देखना। और आज की जो ये जो सत्र है इसमें प्रोफेसर सकलानी डायरेक्टर साहब एनसीईआरटी, प्रोफेसर मोहम्मद फारूक अंसारी जी हेड डिपार्टमेंट ऑफ लैंग्वेज एंड एजुकेशन, प्रोफेसर संध्या सिंह कवि और भाषाविद, और प्रोफेसर निधि तिवारी आप सबको, और प्रोफेसर रमा मेघनाथन हु वाज कोऑर्डिनेटिंग टू इनवाइट मी टू दिस प्लेस। आप सबको मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ कि ऐसा एक महत्वपूर्ण दिवस में आप मेरे को याद किया। ये 1993 की बात है कि जब यहाँ प्रोफेसर CJ दासवानी, NK अम्बास्त, नीरजा शुक्ला ये सब काम करते थे। उसी समय भारत में डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम शुरू हुआ केंद्र सरकार के द्वारा। उस समय ये जो वंचित लोगों की भाषा, आदिवासी भाषा के ऊपर हालांकि कोठारी कमीशन जो कहा है वो तो ठीक है, लेकिन काम करने के लिए 93 में वर्ल्ड बैंक की असिस्टेंस से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और NCERT एक स्टडी किया। उस स्टडी में मैं गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा की तरफ से स्टेट कोऑर्डिनेटर रहा और कालाहांडी कोरापुट में मैं 1 साल के लिए वहाँ स्टडी किया उड़ीसा सरकार की कोलाबोरेशन में। मैं खुद कालाहांडी का हूँ, लेकिन मुझे लगा कि ये जो बच्चों की भाषा और स्कूल की भाषा में इतना जो अंतर होता है, इसका असर क्या पड़ता है बच्चों के ऊपर, ये पहली बात है। दूसरी बात है, मैं एक आश्रम स्कूल में पढ़ता था। मेरा हाई स्कूल एजुकेशन एक आश्रम स्कूल में हुआ और वहाँ जितने भी गोंड और कोंद आदिवासी बच्चे रहते थे वो मैट्रिक क्लास तक भी अपना जो लैंग्वेज एक्विजिशन जो होता है सेकेंड लैंग्वेज में, उड़िया भाषा में या इंग्लिश में भी, वो ठीक नहीं कर पाते थे। तो वो चीज़ शायद मेरे अनकॉन्शियस माइंड में था। और मैं जब उड़ीसा में एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम किया और ट्राइबल एजुकेशन के ऊपर मैंने जब स्टडी किया NCERT की तरफ से, वो मेरे मन में कहीं बैठ गया कि मेरा चाइल्डहुड का जो बच्चों का पढ़ने लिखने का जो डिफ़िकल्टीज और अभी का जो रिसर्च, ये दोनों को मैं जुड़ाया और देखा। उसके बाद मेरे को एक विस्तृत भारतवर्ष दिखा जिसमें कि मैं इस चीज़ के ऊपर काम करने के लिए मन लगा। और उसी समय मेरे को प्रोफेसर CJ दासवानी जो NFE और लैंग्वेज को देखते थे, NFE देखते थे, उसने कहा कि आप आदिवासी संस्कृति के ऊपर काम किए हो और आदिवासी शिक्षा और भाषा के ऊपर भी आप काम कर सकते हो, और मुझे लगता है कि आप जैसे लोग इसमें आना चाहिए और कम से कम 25 साल काम करना चाहिए। मैं बोला मेरा इतना दिन नौकरी है कि नहीं क्या पता। फिर मैंने उनसे कहा कि सर मैं तो संस्कृति का चर्चा करता हूँ और आप मेरे को भाषा के ऊपर काम करने के लिए कह रहे हैं। मैं तो भाषा शिक्षा के ऊपर इतना ज़्यादा मेरा थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं है। उसने कहे भाषा और शिक्षा या भाषा और संस्कृति कोई सौतन नहीं है, बहन है। दे आर कम्प्लीमेंटरी टू ईच अदर, आपस परिपूरक हैं। हम लोग अलग अलग करते हैं, शिक्षा को अलग देखते हैं, भाषा को अलग देखते हैं, संस्कृति को अलग देखते हैं, लेकिन ये सब सामाजिक मल्टीलिंगुअलिज्म में, सोशल मल्टीलिंगुअलिज्म में कोई अलग नहीं है। एक इंटीग्रेटेड वर्ल्ड व्यू है हमारे भारतवर्ष में, जो हम भाषा को, संस्कृति को, विज्ञान को, सारी चीज़ को अलग अलग देखते हैं। बट यू गो टू एनी इंडियन विलेज, उसमें आप देखेंगे कि गांव में
आप एक यूनिवर्सिटी से 15 आदमी 15 डिपार्टमेंट से जाएं और उसी गांव को पहुंचे। जिसको लिंग्विस्टिक्स करना है कर सकते हैं, जो उसको फोकलोर करना है कर सकते हैं, जो एंथ्रोपोलॉजी करना है कर सकते हैं, कोई बॉटनी के ऊपर पेड़ के ऊपर काम करना है कर सकते हैं, कोई बीमारी के ऊपर कोई हेल्थ के ऊपर काम करना है कर सकते हैं, कोई मिट्टी के प्रकार के ऊपर काम कर सकते हैं, कोई संगीत के ऊपर काम कर सकता है। एक विलेज गांव का एक भारतीय ज्ञान कैसे इंटीग्रेटेड होकर जुड़ा हुआ है जिसको हम अलग अलग करके देखना चाहते हैं। और मैं जो देखता हूँ आप नहीं देख पाएंगे। इवन एंथ्रोपोलॉजी का कोई देखता है तो मैं उसको नहीं देख पाता हूँ, मैं देखता हूँ एंथ्रोपोलॉजी वाला नहीं देख पाता है। सो नॉलेज इज इंटीग्रेटेड इन इंडियन विलेज एंड सिमिलरली द इंडियन नॉलेज सिस्टम इज आल्सो इंटीग्रेटेड। उसका एक सबसे अच्छा उदाहरण मैं आपको दे सकता हूँ, वो है भारतीय समाज की संरचना। ये भाषा के साथ संस्कृति के साथ बहुत जुड़ा हुआ है। आप भारत की समाज का जो स्तर है, जो लेयर्स है, जो सबस्टार्टम है, उसको आप शुरू करिए गांव से या घर से शुरू करिए। घर में कुलाचार होता है, कुल की आचार कुलाचार, फैमिली ट्रेडिशन। जब कुछ कुल मिलके एक कबीला बनाते हैं और एक एरिया बनाते हैं, वो लोकाचार हो जाता है। और लोकाचार में कुछ ऐसे जाति और लोगों के मिलके वो अपना एक सांस्कृतिक स्वरूप बनाते हैं। और जब बहुत कुलाचार मिलके एक बड़ा भूमि में काम करते हैं, संस्कृति का निर्माण करते हैं, वो देशाचार बन जाता है। तो कुल और लोकाचार और देशाचार, उसके बाद जो भारतीय संस्कृति का जो बहुत बड़ा ज्ञान है, जो संस्कृत ज्ञान कहते हैं, उसी संस्कृत ज्ञान इस देशाचार में, लोकाचार में और कुलाचार में समाहित है। वो शिष्टाचार है। शिष्टाचार ज़्यादातर हम सोचते हैं कि केवल लिखित वेद वेदांग में है, उपनिषद में है, लेकिन लोगों की पूजा पाठ में, लोगों की आचरण में, लोगों की खान पान में, लोगों की सोच में, लोगों की वैल्यू सिस्टम्स में, लोगों की भाषा में पूरा जुड़ा हुआ है। ये चार जो पैराडाइम है, जो कहते हैं कि लोकाचार, कुलाचार, लोकाचार, देशाचार और शिष्टाचार, आप संस्कृति को ले सकते हैं, भाषा को ले सकते हैं, शिक्षा को ले सकते हैं, कि इंडियन कल्चर का किसी भी प्रारूप को लेकर इस चार चीज में आप अगर देखना चाहेंगे, जाति व्यवस्था को देख सकते हैं, आपको मिलेगा। फॉर इंस्टेंस, संस्कृत भाषा को लगता है कि आप संस्कृत भाषा मर गया है। संस्कृत भाषा भारत की सारे भाषा में जीवित है। सोचना गलत है। और संस्कृत भाषा का जितना भी वोकेबुलरीज है, आप गुजराती, मराठी, उड़िया, बांग्ला, कहीं हिंदी, सब में देखो, मैथिली, भोजपुरी में देखो, नेपाली में देखो, साउथ इंडियन लैंग्वेजेस में भी देखो कि संस्कृत भाषा कैसे जिंदा है। 70% भाषा, संस्कृत भाषा लौकिक बन गया है, प्राकृत बन गया है, अपभ्रंश बन गया है और आया है। तो ये जो संस्कृति और लौकिक और संस्कृत, संगीत में देसी और मार्गी, या ग्रेटर एंड लिटिल ट्रेडिशन एज परसीव्ड बाय द वेस्टर्न वर्ल्ड, ये सारे चीज़ को हम अपने अध्ययन के लिए, हो सकता है कि हम इसको ग्रामीण कहें या शहरी कहें। आप दिल्ली शहर में देखिए, दिल्ली शहर में अगर 2 करोड़ की आबादी होगी तो 50 लाख लोगों की भाषा क्या होगी? भारतीय ग्रामीण भाषा ही होगी। बम्बे में ऐसा 350 भाषा है, कलकत्ता में है, दिल्ली में है। कौन सा भाषा कौन के भाषा के साथ अलग है? हम तो अलग देखने की, ये जो विदेशी तरीका जो है, कॉलोनियल जो तरीका, एक भाषा एक देश, जर्मन, फ्रांस, नीदरलैंड या फिनलैंड, जो भी, रूसिया, ये सब जो 19th सेंचुरी कॉलोनियल पैराडाइम से निकला, और भारत जैसा एक देश जहाँ 3000 साल की, 4000 साल की जो भाषा, संस्कृति, साहित्य, विज्ञान, ज्योतिष, आयुर्वेद, ये सारे चीज़, इसमें परसी आता है, अरबिक आता है, सब कुछ आता है। बाद में पुर्तगीज आया और अंग्रेजी भाषा भी आया, लेकिन सभी भाषा को आत्मसात करना भारतीय भाषा का एक बहुत बड़ा महत्व है। दूसरी भाषा को आत्मसात करते हुए, या कोई दूसरी भाषा भारतीय भाषा को ग्रास करने के लिए, खा जाने के लिए अगर कोई चिंता करेगा, वो नहीं हो पाएगा। आज तक न स्वतंत्रता के क्षेत्र में कहो, न भाषा के क्षेत्र में कहो, या संस्कृति के क्षेत्र में कहो,
जितने भी लहर आए हैं सभ्यता की, भारतीय संस्कृति का जो आत्मा है उसको खत्म नहीं कर पाया। हमारा संस्कृति एक है और हमारा भाषा अनेक है। एक रामायण महाभारत को कई भाषा में आपको देखने को मिलता है, और भाषा में नहीं, प्रोडक्टिव कल्चर में हमारे भारतीय संस्कृति का निर्माण प्रोडक्टिव बिहेवियर में मिलता है। कोई अगर गांव में कोई त्योहार पर्व करते हैं या कोई ड्रामा करते हैं, म्यूजिक करते हैं, खाना जो भोजन बनाते हैं, उसमें भी प्रोफेन और सेक्रेड है। कौन सा खाना ठीक है, कौन सा खाना ठीक नहीं है, कौन सा पवित्र है, कौन सा पवित्र है, सारे चीज में ऐसा एक वैल्यू एंड सोच व्यवस्था है, जो सोच है, थिंकिंग सिस्टम, जिसको कि हमको बांध के रखा है। देयरफॉर आवर फॉर्मल thinking of psychology and anthropology, like what we say that formal psychology and formal anthropology of the 19th century colonial paradigm is not correct. अभी 20th century में क्या हुआ? पोस्ट फॉर्मल साइकोलॉजी एंड पोस्ट फॉर्मल एंथ्रोपोलॉजी बड़ा। वही वेस्टर्न लोग जो कि कॉलोनियल पैराडाइम को बचाने के लिए एंथ्रोपोलॉजी और साइकोलॉजी को अपना उपनिवेशवाद की एक इंस्ट्रूमेंट बनाए थे, आज वही यूरोप के लोग पोस्ट फॉर्मल साइकोलॉजी में कहते हैं कि बौद्धिकता का परिमापन अपनी स्थानीयता से होता है, एक प्रोडक्टिव बिहेवियर से मिलता है। ऐसा नहीं है कि बौद्धिकता को परिमापन किया जाए और मेरा बौद्धिकता मेरे पास 100% है, आपकी बौद्धिकता आपके पास भी 100% है। आप येनुकुरुआ ट्राइब साउथ इंडिया के जाके शहद को कैसे निकालते हैं, और शहद का मधुमक्खी के साथ वहाँ के आदिवासी लोगों का जो गुनगुनाने का गीत है, वो गीत को सुनने के बाद मधुमक्खी उसी लोगों के पीछे पीछे भाग जाते हैं और बाकी कुछ लोग रहते हैं शहद निकालते हैं, शहद को पूरा खराब नहीं करते। ये जो ज्ञान है उसको आप कैसे जानेंगे? तो जो कनेक्टिविटी ऑफ इंडियन कल्चर इन दीज वैल्यू सिस्टम्स एंड इन दी प्रोडक्टिव बिहेवियर, अपना आचरण में और उपलब्धि में, ये दोनों में भारतीय संस्कृति है। और इसका सारे मैनिफेस्टेशन भाषा में है और परफॉर्मेंस में है। यू नेवर से दैट ओनली द लैंग्वेज इज एनफ टू एक्सप्रेस ऑल आवर फीलिंग्स एंड एक्सप्रेशंस। केवल भाषा नहीं है, भाषा के साथ हमारा होता है विजुअल, उसके साथ होता है परफॉर्मेंस, उसके साथ होता है स्टेटिक आर्ट, जो आर्ट एंड क्राफ्ट करते हैं। जितने भी आप इंडियन पेंटिंग्स देखिए, एक एक स्क्रोल पेंटिंग देखोगे कि उसमें कितने कहानी है। पब्बू जी का फट देखिए राजस्थान का, या पहाड़ी पेंटिंग्स देखिए, या आप सौरा पेंटिंग देखिए, वर्ली पेंटिंग देखिए, वो भी एक भाषा है। भीमबेटका का 40,000 साल का पुराना चित्र, वो भी एक एक्सप्रेशन है, अभिव्यक्ति है। तो अभिव्यक्ति केवल मन की भाषा या बोलने की भाषा या लिखित भाषा में नहीं है। There are multiple layers of अभिव्यक्ति or expression in Indian culture that is manifested through visual, performance, drama, music and expression. And इसके साथ जो भाषा की जो संरचना है भारतीय भाषा का, ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि पतंजलि का महाभाष्य और वाक्यपदीय, सरस्वती कंठाभरणम, ये सब चीज में भाषा के बारे में जो कहा गया है वो चीज हमारे पास यहाँ नहीं है। हम ज़्यादातर देखते हैं कि वेस्टर्न लिंग्विस्टिक नोम चॉम्स्की को सोचते हैं, लेकिन हम पाणिनि के बारे में नहीं जानते। हम ध्वनि के ऊपर बात करते हैं, लेकिन ध्वन्यालोक जो आनंदवर्धन कश्मीर में लिखा था 1100 साल पहले, उसके बारे में हम नहीं जानते। वाक्यपदीय में जो स्फोट है, ध्वनि, शब्द ध्वनि और अर्थ ध्वनि, उसके बारे में हम नहीं जानते। एंड इंटरेस्टिंगली, ये जो 1000-1500 साल से पहले भारत में जो भाषा विज्ञान का डेवलपमेंट हुआ, उसका मॉडर्न मैनिफेस्टेशन हुआ कलकत्ता में 150-200 साल पहले, विलियम जोन्स, वहाँ से मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स की जन्म हुई। उधर संस्कृत में बहुत अच्छाई से उन लोग, जो विदेशी लोग संस्कृत को अच्छाई से काम करते हैं और पढ़ते हैं और भाषा विज्ञान की काम करते हैं, हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स हो या
स्ट्रक्चरल हो या फंक्शनल हो या जो भी। और हमारे इधर हमने अपने देश की भाषा की जो रचना है उसके बारे में बिल्कुल नहीं करते कोई कुछ। ये एक बड़ा समस्या है। तो मेरा यहाँ इंडियन मल्टीलिंगुअलिज्म के ऊपर जो कहना है कि भारतीय भाषा, हाँ ये हो सकता है आपको पूछें कितने भाषा हैं। 1961 में तो 1651 था, अभी सिमट कर 121 हो गया है। उसमें 22 भाषा हमारा शेड्यूल है, 99 लैंग्वेजेस नॉन शेड्यूल है। ये जो संविधान में जो शेड्यूल और नॉन शेड्यूल किया गया था, इट वाज आल्सो ए पॉलिटिकल इन 1950s। भारत की संविधान जब भाषा के ऊपर बात किया तो सबसे ज़्यादा मीटिंग उधर हुआ था और सबसे ज़्यादा बहस वहाँ हुआ था, आउट ऑफ 3000 पीपल। भाषा के ऊपर इतना हुआ कि वो बहस को बिल्कुल असमाधित रहा, इसीलिए इंग्लिश और हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बोल दिया और राष्ट्रभाषा कोई नहीं है संविधान में। और बाकी राज्यों को भी छोड़ दिया, केंद्र सरकार राज्यों को भी छोड़ा, भाई आप किसको क्या पढ़ाना चाहते हो आपको डिसाइड करना है। सेंट्रल विल नॉट पुट एनी हीट टू इट। अब भी कोठारी कमीशन को पढ़िए, उसके बाद जितने भी कमीशन रिपोर्ट्स आया है लास्ट 70 साल से सबको पढ़िए। देयर इज ए यूनिफेडरल लिबर्टी ऑफ द स्टेट्स कि स्टेट विल डू देयर वर्क। तो स्टेट को बहुत कुछ करना चाहिए और सेंटर उसको हेल्प करेगा। सेंटर संविधान को मान्यता देने के लिए राज्य लोगों को कहा है कि राज्य सरकार आप अपना राज्य की भाषा एक क्यों 2 भी कर सकते हो, और जितने भी जो नॉन शेड्यूल लैंग्वेजेस है उसको भी आप कर सकते हो, स्कूल में लगा सकते हो। ये भारत की संविधान में आर्टिकल 350A और आर्टिकल 46, आर्टिकल 29, ये सब अगर नहीं रहते आज हम केवल ऐसी एक ही कुछ 22 भाषा में ही सिमट जाते। तो कोठारी कमीशन इसलिए कहा है कि देयर आर 2 इंटीग्रेशंस। वन इज नेशनल इंटीग्रेशन, उधर चीन और पाकिस्तान लगा था 1962 से 65 तक। भारत का हालत बहुत खराब था, आंतरिक जो सोवरेनिटी है, जो सार्वभौमत्व है, उसका भी थ्रेट था। इसलिए कोठारी कमीशन कहा इस देश का इंटरनेशनल इंटीग्रेशन या राष्ट्रीय एकता संहति पहला सुरक्षित रहे, उसके बाद हम भाषा के बारे में चर्चा करेंगे, संस्कृति के बारे में चर्चा करेंगे। तो उसी समय की आवश्यकता थी, उसलिए कोठारी कमीशन ने ये कहा कि नेशनल इंटीग्रेशन। देन व्हाट अबाउट द रेस्ट ऑफ द लैंग्वेजेस ऑफ दिस कंट्री, जो 1652 भाषा है, वो सामाजिक सोशल इंटीग्रेशन के अंदर उसको बचा के रखा जाए। लोग अपने जीवन में जैसे भाषा को, संस्कृति को अपने पूजा पाठ में, आचरण में, गीत में, नाट में, कहानी में, लिखने में जो बचा के रखे हैं वो अपना बचा के रखें। और फॉर्चुनेटली इनफ टिल टुडे 70-80 साल से हमारे देश के जो हमारे NCF में, NFE में नेशनल इंडियन नॉलेज सिस्टम एंड रूटेडनेस इन इंडियन कल्चर, ये 2 चैप्टर है। उसी चैप्टर की जो भी कथा है उसमें रिटिन एंड ओरल, लिखित और मौखिक, ये दोनों का बराबरी है। वो भी ओरलिटी से ही रिटिन आया और रिटिन ओरलिटी को प्रभावित किया। ये एक साइकिल है। You just cannot say that because of these people are oral in India, India is oral society. Therefore, because of India is oral, therefore the knowledge is only rested in written text only. नहीं, अगर ऐसा होता तो भारत के ज्ञान केवल लिखित साहित्य से ही लोग सीखते, कि ओरल साहित्य से भी भीतर को आता है। और हम भी जब साक्षरता की बात करते हैं तो ओरल लैंग्वेज के ऊपर ज़्यादा महत्व देते हैं, क्योंकि हमारे शिक्षा व्यवस्था में बच्चों को चुप करने के लिए 1 अंगुली काफ़ी है। 40 बच्चे हैं और अब हम ऐसा कर देंगे तो बच्चे लोग चुप हो जाएंगे। कितना सिंबॉलिक है। और ये सिंबॉलिक है कि सिंबॉलिक वायलेंस है, कि बच्चों को ओपन करने के लिए जब कहा जाता है वो कैसे बात करेगा आपसे। द पावर रिलेशन बिटवीन द टीचर एंड स्टूडेंट्स इज सो हाई दैट द स्टूडेंट्स 50 बच्चों को भी अगर ऐसा कर दिया जाए तो चुप रहते हैं। सो हाउ टू ब्रेक द साइलेंस विदाउट ओरलिटी, ये बात है। तो मुझे टाइम के सेंस थोड़ा बताना पड़ेगा क्योंकि मैं थोड़ा सा संक्षेप करना चाहूँगा, अगर कहूँगा तो बहुत समय लगेगा। तो मैंने आपको
कॉलोनियल कंस्ट्रक्शन ऑफ लैंग्वेज के ऊपर कहा, जैसे कि नेपाल कहता था कि एक राजा एक देश और एक भाषा एक वेश। अभी नेपाल भारत को फॉलो करके कहते हैं कि भारत का सारे भाषा जैसे नेशनल लैंग्वेज है, नेपाल का भी 146 भाषा नेशनल लैंग्वेज है, चलो अच्छा खुशी रहो, यही करते हैं। सो अभी मैं जो हमारा जो 200-300 साल का जो आइडियोलॉजी अभी सारे यूरोप में भी चलता है, अमेरिका में भी है, यहाँ भी है, उसके ऊपर थोड़ा सा मैं आपको फोकस करता हूँ। देयर आर टू आइडियोलॉजीज। दिस आइडियोलॉजी दैट वाज डेवलप्ड इन यूरोप इन 19th century was standard or autonomous monolingual ideology as opposed to the social multilingualism that is democratic multilingual ideology। भारत के किसी भी आदमी को पूछे वो 3-4 भाषा तो जानता है। किसी गांव के जाइए वहाँ 4-5 भाषा रहते हैं। उड़ीसा से 10 लाख लोग जाके सूरत में बैठे हैं, गुजराती और सूरत आराम से बोल लेते हैं। बंगाल, उड़ीसा और जो आसाम है उसमें तो भाषा की कोई समस्या ही नहीं है। और थोड़ा सा कान खड़ा करो तो गुजराती, मराठी और इधर आपका मैथिली, छत्तीसगढ़ी, सारे भारतीय भाषा को समझ सकते हैं। और अगर और थोड़ा सा टेस्ट करेंगे और ट्राई करेंगे तो आप अगर वोकेबुलरी को जानते हैं और ग्रामर थोड़ा जान जाएंगे तो साउथ इंडियन लैंग्वेजेस भी आपको अनइंटेलिजिबल नहीं है। ये है डेमोक्रेटिक मल्टीलिंगुअलिज्म। लेकिन ऑटोनोमस मॉडल क्या करता है? एक ही भाषा को ही गुरुत्व देता है। जैसे कि 14 भाषा था भारत की संविधान में, और देश में 1652 भाषाएं बोल के सरकार खुद स्वीकृत करके भी 14 भाषा में पढ़ाते थे। तो हो सकता है कि उसी समय 40-50% बच्चे थे जो कि राज्य भाषा को नहीं जानते थे। धीरे धीरे सामाजिक परिवर्तन के साथ वो क्या हुआ, राज्य भाषा को लोग समझने लगे, बोलने लगे, पढ़ने लगे, लिखने लगे। 1950s की हालत या 60s की हालत अभी नहीं है। और इसके साथ साथ हिंदी भी एक बहुत बड़ा कम्युनिकेटिव लैंग्वेज बन के आया है। तो मल्टीलिंगुअलिज्म का और एक सूत्र है जो डोमिनेंट मल्टीलिंगुअलिज्म और डोमिनेटेड मल्टीलिंगुअलिज्म। डोमिनेंट मल्टीलिंगुअलिज्म जो है, जैसे जर्मन है, मैंडरीन है, इंग्लिश है, हिंदी है, बांग्ला है, ये सब डोमिनेंट है। स्पेनिश है, जर्मनी है, जहाँ जिसको पढ़ने से आप अपवर्ड मोबिलिटी कर सकते हैं। और डोमिनेटेड क्या है? जो ओरल है, स्थानीय है, किसी जियोग्राफी या किसी लिंग्विस्टिक एरिया में ही सिमट कर रहा है और उसका कोई देखते नहीं। एंड भाषा इन बोली इज ए पॉलिटिकल टर्मिनोलॉजी। From the linguistics point of view, there is no distinction between भाषा एंड बोली। लेकिन आप तब देखिए, किसी समय से एक विचार आया कि भाषा ये है, बोली ये है, तो भाषा हिंदी हो गया। और अबाउट 46 लैंग्वेजेस जो भाषा हिंदी को समृद्ध किया था उसको बोली कहा गया। अवधि एक बोली है। 500 साल पहले लिखा हुआ रामायण बोली हो गया और 150 साल का हिंदी भाषा हो गया। So language is also connected to power, and language is also connected to knowledge, and language is connected to people. So now in a democratic setup of the government, if you believe that there should be a linguistic democracy, then it is the mandate of a government to see that the last people or the last speaker of a dying language should also be rested by the system. ये डेमोक्रेसी, लिंग्विस्टिक डेमोक्रेसी की बात है। तो अभी बात आता है कि मल्टीलिंगुअल एजुकेशन आज लगभग बहुत चर्चित शब्द हो गया है, जिसको हमने 30 साल पहले काम किया था। इसके ऊपर आप लोगों को पता है कि मल्टीलिंगुअल एजुकेशन का एक साधारण तर्क होता है कि एमएलई किसको कहते हैं। तो अगर एग्जाम में कोई परीक्षा देना कहता है कि एक से ज़्यादा भाषा क्लास में लगाने से एमएलई होता है, बहुभाषिक शिक्षा होता है। तो बाइलिंगुअलिज्म क्या होता है? वो भी तो एक से ज़्यादा भाषा लगाने, नहीं तो 2 भाषा लगाने से, वो सब नहीं है। The definition of multilingual education is very broad. It is not only connected to language, but it is connected to ecology, connected to political ideologies, connected to cognition, connected to socio-cultural theory. और उसके बाद कल्चरल बायोडाइवर्सिटी। आज 50 साल पहले जितना चिड़िया, जितना अलंकार, जितना अस्त्र शस्त्र और जितना जानवर और जितना पेड़ पौधे थे, आज वो नहीं है। आपका इकोलॉजी नष्ट हुआ और आपके साथ वो भाषा भी खत्म हो गया। 50 साल पहले आपकी फैमिली में जो अलंकार लगाते थे, पारंपरिक अलंकार,
उसका कम से कम 40-50 नाम मिलेगा, आज आपके पास नहीं है, इसलिए कि वस्तु के साथ शब्द भी खत्म हो गया। तो वो देखना चाहिए कि मल्टीलिंगुअलिज्म को समझने के लिए कितना आपका इकोलॉजी हेल्प करता है, आपका सोशियो कल्चरल थ्योरी कितना हेल्प करता है, क्योंकि यू आर नॉट एन इंडिविजुअल, वट एवर नॉलेज यू गेन, दिस नॉलेज कम्स फ्रॉम ए कलेक्टिव कम्युनिटी, कलेक्टिव मेमोरी। दुनिया में कोई नया चीज़ नहीं कहा है। संध्या सिंह जी कहेंगे कविता क्या है, एक आइडिया को नए नए रूप से भाषा देना कविता होता है, यही है। तो अभी मल्टीलिंगुअलिज्म के ऊपर लास्ट 70-80 साल से बहुत थ्योरी निकला है, और उसी थ्योरी को बहुत कम लोग हम जानते हैं, जैसे कि जिम कॉमिन्स है, टोबेस कुतनबकंगर। जिम कॉमिन्स बिग्स एंड काल्व्स किया कि हम उसको सादा भाषा में कहने से एक्विजिशन एंड लर्निंग कह सकते हैं, जो हम आपसी बातचीत कह सकते हैं, और उसके बाद एकेडमिक लैंग्वेज। तो भाषा जानना और भाषा के बारे में जानना दो अलग अलग बात है। गांव के सारे लोग भाषा जानते हैं, लेकिन कोई ग्रामर लिखने वाला या पढ़ने वाला भाषा के बारे में जानता है कि विशेष्य है, विशेषण है, क्रिया है, कर्म है, पदा है, सब। तो ये भाषा जानना और भाषा के बारे में जानना इम्पोर्टेंट बात है। ऐसे जो आपके एक्विजिशन एंड लर्निंग, क्लासरूम में क्या है, एक्विजिशन क्या है और लर्निंग क्या है, और हाउ एक्विजिशन हेल्प्स इन लर्निंग एंड हाउ लर्निंग हेल्प्स इन एक्विजिशन, ये दोनों को भी अलग अलग करके देखने के लिए जब जिम कमिन्स ने कहा, तो हमने उसको सत्य मान लिया कि लेफ्ट साइड में जो वो लर्निंग है। ये पेपर में लिखा गया था एक टेबल बना के, लेकिन जो सामग्रिक विचार को दो खंड में डिवाइड करने के लिए जिम कमिन्स ने लिखा था। ऐसे लिंग्विस्टिक ह्यूमन चाइल्ड राइट्स की बात आता है कि बच्चों को चाइल्ड राइट्स मिलना चाहिए। राइट्स तो हमारा भारत के संविधान एशिया में पहला संविधान है, हो सकता है कि सारे देश में, पृथ्वी में भी, कि जहाँ बच्चों की मातृभाषा को स्कूल में पढ़ाने का अधिकार दिया गया। साउथ ईस्टर्न एशियन कंट्रीज जाइए, कहीं भी ऐसा एक संविधान की नहीं मिलेगा जो भारत के संविधान में है। इज हाईली डेमोक्रेटिक, और उसमें जो आर्टिकल 350 है उसके ऊपर बहुत कुछ अभी वो हो रहा है। अभी जैसे कि अभी हमारे सर कह रहे थे कि 106 भाषा में काम किए हैं। मल्टीलिंगुअल एजुकेशन इज ए प्रॉब्लम, हो गया, ठीक है। मल्टीलिंगुअल एजुकेशन इज ए प्रॉब्लम। इज लैंग्वेज ए प्रॉब्लम? इफ इट इज ए प्रॉब्लम फॉर यू, then it is because of the monolinguality, and it is a solution for you because of it is for multilinguality. गुजरात के कोई जाके जब उड़ीसा में गांव में दुकान खोलता है, उड़िया भाषा सीख कर नहीं जाता है, दुकान खोलने के लिए जाता है। The purpose of using language is most important. The purpose of action is important, and language is the agency of action. So you have to understand that what is the purpose of using language. आप जैसे कहते हैं माँ मुझे भूख लग रही है, तो ये बच्चा भाषा का माँ के सामने यूज करने के लिए नहीं कहते, उसको पेट में भूख है इसलिए वो कह रही है। जब आप बोर्ड में उसको लिखते हो कि माँ मुझे भूख लग रही है, तो आप तो वाक्य की संरचना को पढ़ा रहे हो। वहाँ बच्चों को, टीचर को, किसी को भूख नहीं लग रहा है, उसको केवल वो ग्रामर की चिंता है कि ये बच्चा वाक्य कैसा लिख पाएगा। ठीक है ना? 5 मिनट्स, हाँ, या ठीक है। मैं आपको एक चीज़ स्किप कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ आप लोग मल्टीपल टीम हो, मल्टीलिंगुअल लोग हो, डिफरेंट डिसिप्लिन से आए हो। आपको क्लासरूम में मातृभाषा और द्वितीय भाषा कैसे पढ़ाते हैं, इसके ऊपर मैं ज़्यादा और कुछ नहीं कहूँगा, ये सर की काम है, सर करेंगे उसको। तो हाँ, इस चीज़ मैं आपको नहीं कहूँगा, लेकिन 3-4 मोस्ट इम्पोर्टेंट बात कहूँगा। मल्टीलिंगुअल एजुकेशन क्यों? क्योंकि जो एजुकेशन में बार बार कहते हैं बच्चों की पूर्व ज्ञान के साथ स्कूल की ज्ञान को जोड़ना चाहिए। आज तक मैं भारतवर्ष में प्राइमरी टीचर को पूछा कि बच्चों के पूर्व ज्ञान क्या है, कभी भी उसका मैं ठीक से नहीं सुन पाया कि पूर्व ज्ञान बच्चों की क्या है। वो पूर्व ज्ञान ही बच्चों की कलेक्टिव मेमोरी और कलेक्टिव नॉलेज है जो कम्युनिटी बनाता है। वो कभी भी बच्चों के पूर्व ज्ञान को ध्यान नहीं देते, और जिस कारण अगर पूर्व ज्ञान को ध्यान नहीं दिया और बच्चों की संस्कृति को ध्यान नहीं दिया,
तो देयर कुड बी अ मिसमैच बिटवीन द वैल्यूज ऑफ द बुक्स, morals of the books and the morals of the children, और जो कॉग्निटिव कनेक्शन जो है वो भी नहीं हो सकता है। देयरफॉर हम जब मल्टीलिंगुअल एजुकेशन करते हैं उसमें हम क्या करते हैं, गांव की कहानी, गीत, मुहावरे, गांव के त्योहार पर गांव का परिवार, जैसे कि अभी एनसीईआरटी में एक थीमेटिक बुक बना है जो 1 से 8 साल तक जो किताब बनाए हैं जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का नाम देकर, उसमें मैं देखा कि थीमेटिक है, वो 5 थीम को लेकर किताब बनाए गए हैं। और हम उड़ीसा में भी जो एमएलई करते थे उसका नाम भी थीमेटिक अप्रोच था, कि थीमेटिक अप्रोच टू टेक्स्ट बुक एंड मटेरियल्स डेवलपमेंट। एक इसका मतलब है कि बच्चों की गांव की कहानी से, गांव के गीत से पाठ्य पुस्तक बनना चाहिए, उनकी भाषा से, भाषा और संस्कृति ये दोनों से होना चाहिए। उसके बाद सबसे बड़ा समस्या होता है और सबसे बड़ा चुनौती होता है टीचर। सदियों से हम एक भाषा में लिए, एक भाषा को पढ़ाने के लिए हमने बीएड और डीएलएड और एमएड कराया सब इंस्टीट्यूट में इंडिया का। बहुत भाषा को यूज कैसे करना अभी तक उसका शुरू नहीं हुआ है। हमारा प्री सर्विस या इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग में वो भाषा को कैसे करेंगे उसके ऊपर हमने अभी तक चिंता नहीं किया है। तो उसीलिए बहुभाषिक शिक्षा के लिए अच्छा टीचर बनाना सबसे बड़ी बात है। ये कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, इधर हो रहा है, ऐसा क्या करें। ठीक है, तो बहुभाषिक शिक्षा के साथ जो ट्राइबल एजुकेशन की बात आता है वो थोड़ा सा बहुत पेचीदा इशू होता है। क्यों, आदिवासी शिक्षा की जो वैल्यू, जैसे अब झारखंड में एलएलएफ की तरफ से, छत्तीसगढ़ में एलएलएफ की तरफ से जो आदिवासी भाषा में एमएलई किया जाता है, उड़ीसा में भी 21 आदिवासी भाषा में एमएलई किया गया, उसमें हम जो काम करते हैं वहाँ थोड़ा सा जो मेन स्ट्रीम कल्चर जो होता है वहाँ से थोड़ा जाके प्रकृति के ऊपर और देवी देवता के ऊपर और नदी पर्वत के ऊपर, पेड़ पौधों के ऊपर, चिड़िया जानवर के ऊपर, आदिवासी बच्चों की और आदिवासी लोगों का जो कल्चरल एटीट्यूड क्या है, उस चीज़ अगर किताब में नहीं आता है तो बच्चे लोग उसमें ज़्यादातर ध्यान नहीं दे पाएंगे। और लास्ट में मैं 2 चीज़ के ऊपर ज़रूर ध्यान दूंगा। पहली बात है कि इंडियन नॉलेज सिस्टम और रूटेडनेस इन इंडियन कल्चर को केवल लिखित साहित्य की आधार पर नहीं समझना चाहिए। भारत के जो करोड़ों लोग हैं जो 4000-5000 साल से ज्ञान को बचा के मौखिकता में रखे हैं और लिखित भी रखे हैं, और लिखित मौखिक का जो चक्र है, जो साइकिल है, वो बराबर एक दूसरे को कम्प्लीमेंट करता है, उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। एक दूसरी बात है, मल्टीलिंगुअल एजुकेशन, इतना बड़ा देश है मल्टीलिंगुअल, दुनिया के 20% मल्टीलिंगुअल इंडिया में है लोक संख्या, लेकिन और 140 करोड़ हैं, तो एक इंस्टीट्यूशन चाहिए। मैं गुजारिश करता हूँ डायरेक्टर सर को और फारूकी साहब को कि यूनिट ऑफ मल्टीलिंगुअल एजुकेशन शुड बी set off in the NCERT. I am very much thankful to you all because you have listened to me. लेकिन 40 मिनट तो काफ़ी नहीं होता है जो 30 साल काम करके आपके सामने रहेगा। ये हिंदी फिल्म नहीं है कि आप बनाने के लिए 7 साल लगता है और देखने के लिए 3 घंटा लगता है, और ये बहुत वितर्क की बात है, चर्चा की बात है। तो आई एम वेरी मच थैंकफुल टू यू ऑल टू लिसन टू मी एंड बिलीव दैट वट एवर आई नो आई हैव नॉट टोल्ड इट टू यू, whatever I don't know I have told it to you. क्या जानता हूँ उसके लिए बहुत समय लगेगा बात करने के लिए, और क्या जानना चाहता हूँ और आपका क्या उम्मीद था मुझे भी पता नहीं, लेकिन मैं सारे चीज़ को मैं इकट्ठा करके मैं मौखिकता से आपके सामने इसलिए रखा कि मैं अपने मन की जो अभिव्यक्ति है उसको आपके सामने खुलेपन से रख सकूँ। थैंक यू वेरी मच।